चैनल लेट्स टू स्टडी विद ट्री। फ्रेंड्स, आज हम बीएड और डीएलएड का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो के नाम से जो बुक है या पेपर है उसमें से अगर हम टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ये उनमें से एक है। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड या अधिगम असमर्थ बालक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी तो अप्लाई होगा जब हमें पता होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, किस तरह से बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं, तभी तो उन पर ये अप्लाई होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछता किस तरह से है। देखिए हर बार लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदल कर आ सकती है लेकिन मेन चीज़ें जो पूछना चाहता है वो वही सेम रहती है। पूछ लेता है अधिगम असमर्थ बालक से आप क्या समझते हैं या लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए, उसका वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, किन कारणों से ये इसमें असमर्थता आ जाती है वो बताने हैं, और आप इन अधिगम निर्योग्य बालकों की पहचान कैसे करेंगे, अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। इनमें से अगर कुछ भी वो पूछता है तो आपको यही लिख कर आना है आंसर। इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि असमर्थता या डिसेबिलिटी दरअसल है क्या। देखिए डिसेबिलिटी या असमर्थता शब्द के लिए अंग्रेजी में डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है योग्यता का अभाव। ठीक है, अब जब हमने इसका वर्डली मीनिंग बता दिया तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के दिमाग पर डालता है कि बच्चे को अच्छे से आता है ये सब। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो हम देखते हैं स्ट्रॉस के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या थी। अधिगम असमर्थता या तो बाह्य कारणों से या आंतरिक कारणों से घटित होती है। स्ट्रॉस ने कहा था कि अधिगम असमर्थता जो है वो बाह्य कारणों से भी हो सकती है, आंतरिक कारणों से भी हो सकती है। ये इसने सिर्फ डेफिनेशन दी, लेकिन हम इससे आगे ये भी समझेंगे कि ये आंतरिक कारण और बाह्य कारण इस संबंध में है क्या। ठीक है, फिर इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जिन बालकों में सीखने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक क्षमताएं औसत बालकों से कम होती हैं और उन्हें कुछ भी सीखने में कठिनाई होती है उन्हें अधिगम असमर्थ या निर्योग्य बालक कहा जाता है। यानी जिनकी शारीरिक व मानसिक क्षमताएं औसत बालकों से कम हो और उन्हें कुछ भी सीखने में कठिनाई हो वो अधिगम असमर्थ या निर्योग्य बालक कहलाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक, देखिए ये बालक अति क्रियाशील होते हैं यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, इनकी सीखने की गति कम होती है, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इनकी सीखने की गति कम होती है। ये धीरे धीरे सीखते हैं, बहुत ही धीमी इनकी गति होती है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये शारीरिक रूप से दुर्बल और औसत से कम बुद्धि वाले होते हैं। अगर आईक्यू देखेंगी तो 100 के आसपास होती है, 100 से ज़्यादा इनकी आईक्यू कभी भी नहीं होती। ठीक है, फिर ये हीन भावना से ग्रसित होते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि हम बाकी बच्चों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ जल्दी जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बहुत सारी इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए इनमें हीन भावना आ जाती है। ठीक है, समाज में समायोजन करने में थोड़ी कठिनाई होती है इन्हें क्योंकि ये इनमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चीज़ों को नहीं समझ पाते इजीली, तो इसीलिए ये सोसाइटी में एडजस्ट इजीली नहीं कर पाते, समाज में समायोजन नहीं कर पाते, इन्हें परेशानी होती है इस चीज़ में। ठीक है, इन्हें विभिन्न शैक्षिक समस्याओं जैसे लेखन, अक्षर, शब्द ज्ञान, गणितीय ज्ञान आदि का सामना करना पड़ता है। यानी इन्हें शैक्षिक समस्याओं में लिखने में प्रॉब्लम होती है, अक्षर और शब्द ज्ञान में प्रॉब्लम होती है, मतलब अक्षर को पहचान नहीं पाएंगे, शब्द को सही से पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, उसका सही से ज्ञान नहीं होता है, अक्षरों में इन्हें फर्क महसूस नहीं हो पाता है। जैसे ये क्या करते हैं, बी को उल्टा लिख देंगे या बी को उल्टा लिख देंगे, इस तरह से लिख देते हैं, तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैथ्स में कैलकुलेशन इनसे नहीं हो पाती इजीली, तो ये सब इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण यानी कितने तरह का होता है। देखिए ये नॉर्मली 4 तरह का होता है। एक होता है पठन निर्योग्यता, फिर होता है लेखन निर्योग्यता, फिर भावबोधक और फोर्थ है अंकगणितीय निर्योग्यता। ठीक है, अब पठन निर्योग्यता का मतलब होता है इन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेखन निर्योग्यता का मतलब होता है इन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, भावबोधक भाषा निर्योग्यता का मतलब है कि ये बात करने में, कम्युनिकेशन करने में इन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अंकगणितीय निर्योग्यता यानी इन्हें गणना करने में यानी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। पठन निर्योग्यता फिर से 2 टाइप की होती है, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया। यानी अगर बच्चे में प्रॉब्लम इतनी है कि उसे टेक्निक का इस्तेमाल करके, इलाज का इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है तो वो हो गई डिसलेक्सिया। लेकिन अगर बच्चे का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो किसी टेक्निक, किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकती तो उसे हम कहते हैं अलेक्सिया। ठीक है, फिर इसी तरह लेखन निर्योग्यता भी 2 टाइप की है। अगर प्रॉब्लम कम है और इलाज के लायक है तो उसे हम कहते हैं डिसग्राफिया, और अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती तो उसे कहते हैं अग्राफिया। यही प्रॉब्लम भावबोधक भाषा निर्योग्यता में है कि अगर इलाज किया जा सकता है, प्रॉब्लम इतनी है तो वो डिस्पेजिया कहलाएगी, और अगर इलाज नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसे अफेजिया कहा जाता है। अंकगणितीय निर्योग्यता में भी सेम बात है। अगर
अभी उसका इलाज संभव है, टेक्निक्स के द्वारा वो ठीक हो सकता है बच्चा, तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा उसकी प्रॉब्लम को, और अगर अब ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती तो उसे अकैल्कुलिया कहा जाएगा। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए अब ये चीज़ जो है ये बीएड डीएड के अलावा यूपी टेट सी टेट में हर बार पूछा जाता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए ये टॉपिक समझना और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको यूपी टेट सी टेट देना ही है। ठीक है, तो चलिए अब पहले समझते हैं डिसलेक्सिया क्या था। डिसलेक्सिया पठन संबंधी योग्यता थी, लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है यूपी टेट सी टेट में किस तरह से पूछता है डिसलेक्सिया का संबंध है, ऑप्शन दे देगा पठन निर्योग्यता से, लेखन निर्योग्यता से, भावबोधक से, या अंक गणितीय निर्योग्यता से, या इस तरह से भी दे देता है कि एक बच्चा है उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसे इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्फेजिया है, डिसकैल्कुलिया है। अब इन्हें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, डिस जिससे शुरू हो रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या था, पठन संबंधी निर्योग्यता थी। अब देखिए डिसलेक्सिया, लेक्सिया में लेक एक शब्द आ रहा है, लेक LAKE, झील वाला लेक। ठीक, अब झील आपने बॉलीवुड के गानों में अक्सर देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि ऐसे ही थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करते हैं, झील सी आंखें बोल देते हैं, झील सी आंखें, आपको यही वर्ड पकड़ना है, झील सी आंखें। अब आंखों से इंसान क्या करेगा, पढ़ेगा ही ना, लिखेगा थोड़ी ना, या कैलकुलेशन तो नहीं करेगा ना। तो झील सी आंखें जब आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा लेक आ रहा है और आंखें हैं, यानी डिसलेक्सिया पठन संबंधी निर्योग्यता के बारे में बात हो रही है। डिसलेक्सिया में लैक पढ़ते ही आपको आंखें क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में, आंखों से आपको याद आ जाएगा कि पठन संबंधी निर्योग्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिसग्राफिया। अब देखिए ग्राफिया में एक शब्द आ रहा है ग्राफ पेपर वाला ग्राफ, जिससे ग्राफ बनाते हैं, ये वही है। अब देखिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप लिखकर ही तो ग्राफ बनाएंगे, ऐसे या ऐसे ऐसे कैसे भी करेंगे, लिखेंगे ना। तो डिसग्राफिया, ग्राफ लिखकर बनाते हैं, तो लिखना क्या हो गया, लेखन संबंधी निर्योग्यता। आपको ग्राफ देखते ही लिखना याद आना चाहिए, और लिखेंगे तो लेखन संबंधी निर्योग्यता आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्फेजिया, बोलने में भाव व्यक्त करने संबंधी निर्योग्यता। ये अक्सर पूछता है क्योंकि थोड़ा सा अलग वर्ड है, बच्चों को एकदम से क्लिक नहीं होता। अब इसे याद मैंने कैसे रखा था मैं आपको वो बताती हूँ। फेसबुक टिकटॉक पर था, अब यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, आप उसको जानते होंगे। अब वो करता क्या है, वो बोलता है और अपने इमोशंस व्यक्त करता है, अपने चेहरे पे हाव भाव, अपने एक्सप्रेशंस चेंज करता है और बोलता है, यही तो करता है वो सॉन्ग पे या जो भी वो वीडियोस बना रहा है, इसमें यही दो काम करता है। तो आपको फेज से याद आ जाना चाहिए, बोलना और भाव व्यक्त करना। तो डिस्फेजिया किसके लिए यूज होता है, ये कौन सी टर्म है, बोलने और व्यक्त करने भाव व्यक्त करने संबंधी निर्योग्यता वाली टर्म है। तो डिस्फेजिया से आपको ये याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं डिसकैल्कुलिया। अब देखिए डिसकैल्कुलिया में तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कैलकुलिया से मतलब हो जाएगा गणना करना या कैलकुलेशन करना, तो वही आपको याद रखना है, ये मैथ से रिलेटेड है, गणना करने संबंधी निर्योग्यता है। आई होप आपको चारों याद हो गए होंगे। डिसलेक्सिया में लेक आ रहा है यानी झील सी आंखें, पठन संबंधी। डिसग्राफिया में ग्राफ आ रहा है यानी लेखन संबंधी। फिर डिस्फेजिया में भाषा और भाव व्यक्त करने संबंधी थे वो, और डिसकैल्कुलिया में गणना करने संबंधी निर्योग्यता से रिलेटेड चीज़ है ये। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद हो गया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं इसके कारण क्या है। देखिए शुरू में स्टार्स ने डेफिनेशन दी थी कि ये दो कारणों से हो सकता है, या तो आंतरिक कारक या बाह्य कारक। अब समझते हैं ये दोनों हैं क्या दरअसल। देखिए आंतरिक कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसका एकमात्र कारण है वंशानुक्रम। देखिए जिसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल सकता है। अधिकतर बालकों का दुबला पतला होना, आंखें कमजोर होना तथा कम सुनाई देना उनके वंशानुक्रम की देन है। किसी बच्चे के पेरेंट में ये प्रॉब्लम है कि वो दुबले पतले हैं, आंखें उनकी कमजोर हैं, उन्हें कम सुनाई देता है, तो ये उनके जीन्स के थ्रू उनके बच्चे में जाएगा और उस बच्चे में ये प्रॉब्लम होंगी ही। तो इसी को कहते हैं हम आंतरिक कारण, यानी वो कारण जो उसे अंदर से है। ठीक है, अब दूसरा कारण या कारक कह सकते हैं वो है बाह्य कारण। बाह्य कारण हो जाता है वातावरण। देखिए जब हम अंदर की बात कर रहे हैं, आंतरिक यानी अंदर की बात कर रहे हैं, यानी शरीर के अंदर से उसे ये प्रॉब्लम मिला है। जब हम बाह्य कारक की बात करेंगे यानी शरीर के बाहर से उसे ये प्रॉब्लम मिला है। शरीर के बाहर क्या है, शरीर के बाहर है वातावरण। ठीक, अब बाह्य कारक में आ जाता है वातावरण। देखिए यदि बच्चे को गर्भावस्था में शरीर में मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते तो वे शरीर में दुर्बल और मस्तिष्क से कमजोर पड़ जाता है। कुछ बच्चे अपने परिवार और पास पड़ोस के कारण भी आवश्यक भाषा को नहीं सीख पाते। मतलब देखिए अगर उसे नहीं मिला है, अंदर से ही उसे पोषण नहीं मिला है उसकी माँ को अच्छे से, तो भी बच्चा कमजोर होगा। और दूसरा, अगर उसे जन्म लेने के बाद अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं मिली है, यानी संतुलित भोजन नहीं मिला है, या उसका विकास ठीक से नहीं हो पाया, उसके घर का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, तो भी उसमें ये प्रॉब्लम होंगे। तो इसी वजह से ये बाह्य कारकों में वातावरण को रखा गया है। अब आप बोलेंगे कि मैम इन सब की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारी टेक्निक्स है। हम बच्चों का
निरीक्षण करेंगे बच्चों में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं क्या, तो हमें समझ आ जाएगा। जब हम उनका वाइवा लेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि बच्चे में प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। भाषा परीक्षण करेंगे तो समझ आएगा। उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है, योग्यता परीक्षण किया जा सकता है, निदानात्मक परीक्षण इसके लिए किया जा सकता है। हालांकि परीक्षण ये चीज़ें थोड़ा कम पूछता है कि पहचान कैसे करेंगे, लेकिन कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं जो अक्सर पूछता है, ये 2019 से भी पूछा गया था कि अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए, इनमें पहला प्रॉब्लम जो होता है वो होता है अवधान संबंधी समस्या। अवधान कहते हैं अटेंशन को, यानी ये बच्चे किसी भी चीज़ पर बहुत टाइम तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते। यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब ये ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। दूसरा प्रॉब्लम इनका होता है स्मृति संबंधी समस्या। ये ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते, इन्हें किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है वाचन संबंधी समस्या। वाचन का मतलब होता है रीडिंग या पठन, ठीक है। तो इसमें इन्हें प्रॉब्लम होती है। इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये शब्दों को छोटा बनाकर बोल जाते हैं, कभी कभी उल्टा कर लेते हैं, और पढ़ते समय क्या करते हैं, शब्दों को छोड़ देते हैं या पूरी पूरी लाइन्स को छोड़ देते हैं, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं, और यही इनमें ये सब प्रॉब्लम होती है। शब्दों को बहुत छोटा बनाकर पढ़ देते हैं, मात्रा छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रॉब्लम जो इनमें होता है लेखन संबंधी समस्या। ये स्पीडली नहीं लिख पाते, इन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक। संप्रेषण संबंधी समस्या। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बात करना, इन्हें इसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इनमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये जैसे इशारे होते हैं ना, हम बात करते हैं थोड़ी कुछ बातें इशारों से भी तो करते हैं, आप बताइए या हाँ नहीं इस तरह से, और हाव भाव व्यक्त करते हैं जो चेहरे से होते हैं, वो इससे समझ नहीं पाते ये बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर होता है गणना संबंधी समस्या, यानी इन्हें कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये कैलकुलेट नहीं कर पाते इजीली, ठीक। अब आगे देखते हैं, इन्हें दृष्टि प्रत्यक्षीकरण का सामना करना पड़ता है। यानी अगर हम इनके सामने कोई दो चीज़ें रख दें जिनमें थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे नॉर्मल बच्चे दोनों चीज़ों में अंतर कर लेते हैं, ये उन चीज़ों में अंतर नहीं कर पाएंगे। फिर है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये आवाज़ में अंतर नहीं कर पाते, किसी भी दो अलग अलग चीज़ों की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों इन्हें एक जैसी लगेगी, सुनने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये श्रवण संबंधी प्रत्यक्षीकरण इसी को कहते हैं। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इनका समस्या, इनका प्रॉब्लम है, वो है सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्या। यानी ये समाज में क्या होता है, इन्हें प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, ये चीज़ों को फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये अपने जो व्यवहार है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। ये जो कर रहे होते हैं ये नहीं सोचते कि इसे करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा, ये बस कर लेते हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, चीज़ों को उठाकर फेंकने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। तो ये सब इनकी समस्याएं हैं। तो अभी हमें यही तक पढ़ना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आई होप मैंने इस टॉपिक से सभी चीज़ें, सभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।